वैसे ही ओयो रूम्स के बिना आशिकी करोगे कहाँ। जज्बात में तो बोल दिया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज को बैन कर दो, तो अपनी जवानी कहाँ गुजारोगे। मेरा नाम है अर्नब और आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान यूट्यूब चैनल। आजकल एक पार्ट हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिटरली हर दिन पढ़ाया जाता है कि यार क्यों ना हम सारी चाइनीज कंपनीज को इंडिया में बैन कर दें। सिर्फ इतना ही क्यों, जिन कंपनीज में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है उनको भी बैन कर देते हैं ना यार। इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज इन कंपनीज से कम है क्या? अपनी देसी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, अपनी इकॉनमी ग्रो होगी, पुराने टाइम की तरह हम भी एक सुनहरी चिड़िया बन जाएंगे और एक सुपर पावर भी बन जाएंगे। क्या आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? एक बार ये वीडियो पूरी एंड तक देखना और फिर अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यार कितना पैसा चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप बैन करते हो तो वो सारे स्टार्टअप्स भी बंद करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्यों चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इंडियन कंपनीज चाइना से ही पैसे उठाते हैं और कोई दुनिया में इनको कोई इन्वेस्टर्स नहीं मिलते क्या, इन इन्वेस्टमेंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है। इस प्रॉब्लम को हम हर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखो यार, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। यार माना कि चाइनीज़ के पास ज़्यादा पैसा है, पर कितना ही इन्वेस्ट कर रखा है चाइना ने इंडिया में। तो 2013 में चाइना ने करीब 2014 मिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट किए थे। क्या आपको पता है कि यार 2019 में चाइना ने करीब 8 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट किए थे। ये मैं आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स गिना के बोल रहा हूँ, पर इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैं वो टेक इन्वेस्टमेंट्स हैं। करीब 4 बिलियन डॉलर्स तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में चाइनीज़ वीसीज ने इन्वेस्ट किया है। उसमें से 2 बिलियन डॉलर तो यार 2019 में इन्वेस्ट किया है। और ये एक फाइनल अमाउंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अभी अकाउंटेड नहीं है या डिटेक्ट नहीं हुए, क्योंकि यार कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में होता क्या है कि यार ये जो चाइनीज़ कंपनीज अपने सिंगापुर में सब्सिडरी कंपनीज खोलती हैं और उनके थ्रू इन्वेस्ट कर देती हैं। फिर कभी कभी चाइनीज़ कंपनीज अक्वायर कर लेती है इंडियन कंपनीज को, जैसे कि फोसुन ने ग्लैंड फार्मा को 1.1 बिलियन डॉलर्स में 2018 में खरीद लिया था। तो ये तो बड़ी एक्विजिशन थी, इसलिए सबको पता चल गया। छोटे एक्विजिशंस पता नहीं चलते। इसके अलावा कई सारे एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कई सारे इंडियन वीसीज में चाइनीज लिमिटेड पार्टनर होते हैं। तो हमको लगता है कि यार इंडियन वीसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल पैसा भैया चाइना ही लगा रही है। तो आप बोलेंगे कि यार थोड़े एग्जांपल तो दे दो कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज बंद हो गई ना, तो ये सारी कंपनीज बंद हो जाएगी। तो यार डिस गेम में चाहे एमईवे जीते या डिवाइन, एटलीस्ट स्टार्टअप ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कोई भी स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। क्या आप चाहते हैं कि यार मैं अगला वीडियो मार्क ज़करबर्ग वर्सेस मुकेश अंबानी पे बनाऊं, जो कि बिजवॉर का एक सीरीज होगा? तो कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और घंटा भी दबा देना ताकि आप ये वीडियो मिस ना करें। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जल्दी आकर फॉलो करो। वहाँ मैं हर दिन आजकल अलग 1 मिनट की स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने लग गया हूँ। प्लस मैं वहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरीज और पोस्ट भी शेयर करता हूँ, तो उससे आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम का पर्सपेक्टिव बढ़ता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आके वहाँ भी फॉलो कर लो। मैं पहले आपको यूनिकॉर्न्स बताता हूँ जिसमें चाइनीज़ वीसीज ने इन्वेस्ट किया है। तो बिग बास्केट, पेटीएम, उड़ान, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, क्विकर, डिलीवरी, ओयो, स्नैपडील, बायजूस, ड्रीम11, हाइक, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, ओला, रिवीगो, स्विगी, जोमेटो, इन सब में चाइनीज़ पैसा लगा हुआ है। मतलब करीब इंडिया में 31 यूनिकॉर्न है और आधे से ज़्यादा मतलब 18 यूनिकॉर्न्स में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है। तो समझ रहे हो ना कि यार ये जो इतनी कंपनीज यूनिकॉर्न बनी है, इस पर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। और यार स्विगी जोमेटो चले जाएंगे तो खाना ऑर्डर कहाँ से करोगे? ऊबर ईट्स को जोमेटो ने खरीद लिया है और फूड पांडा को ओला ने खरीद रखा है। ओला में भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं। वैसे ही ओयो रूम्स के बिना आशिकी करोगे कहाँ। जज्बात में तो बोल दिया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज को बैन कर दो, तो अपनी जवानी कहाँ गुजारोगे। और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फिर अमेजॉन ही का ऑप्शन बचेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील में तो इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए हैं। और ये तो मैंने आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स बताएं, आगे जाके और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी बताऊंगा। तो ये तो हो गई चलो स्टार्टअप्स की बात। अगर हम कंपनीज़ की बात करें, ज़रा एक बार देखना कि यार कौन से मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो। कहीं ये शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस का फ़ोन तो नहीं है, क्योंकि ये तो सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। आपके पास ऑप्शंस बचेंगे सैमसंग, एप्पल, एसूस, ऐसी कंपनीज़ का। और आजकल तो यार टिकटॉक भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वो भी बैन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि यार उनकी जो होल्डिंग कंपनी है बाइटडांस, उन्होंने तो डेली हंट में भी इन्वेस्ट किया है। रिसेंटली एमजी मोटर्स ने इंडिया के ऑटो इंडस्ट्री में आतंक मचाया, उनकी भी होल्डिंग कंपनी चाइनीज़ कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज़ को बंद करना पड़ेगा। अभी यार थोड़ा बहुत ना थोड़ा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यार कब से ये कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट शुरू करने लगी और इनका एक्चुअली में प्लान क्या है। तो हुआ क्या था, पहले जो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज है, अलीबाबा, टेंसेंट, ये सब इंडिया में आए। तो अलीबाबा ने पेटीएम मॉल, बिग बास्केट, जोमेटो,
स्नैपडील, इन सब में इन्वेस्ट किया। वैसे ही टेंसेंट है जिनका जो वीचैट है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उन्होंने हाइक, ओला, स्विगी, पॉलिसी बाजार, बायजूस, Dream11 इन सब में इन्वेस्ट किया। फिर म्यूतिन दियानपांग आया, उन्होंने स्विगी में इन्वेस्ट किया, पार्टनरशिप करी ओयो के साथ। उसके बाद दीदी चुक्सिंग आया, उन्होंने ओला, ओयो में इन्वेस्ट किया। तो ऐसे करके पहले बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर जो सेकेंड वेव आया उसमें वीसी फर्म्स आने लगी, जैसे शुनवेई कैपिटल जो कि शाओमी के फाउंडर ली जून की वीसी फर्म है, उन्होंने जोमेटो, शेयरचैट, कैशिफाई, मीशो, क्रेजीबी, वोकाल, जस्ट मनी इत्यादि में इन्वेस्ट किया। हिल हाउस कैपिटल आया, उड़ान, स्विगी में इन्वेस्ट किया। और अब तो लिटरली यार जो भी चाइनीज़ कंपनीज हो, चाहे वो शाओमी, बाइटडांस हो या बहुत सारे नए नए वीसी फर्म्स हो, ये सारे इंडिया में आ चुके हैं। तो आप बोलेंगे कि भैया ये चाइना पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया में आके इतना क्यों पैसा डाल रहा है? उनका एक्चुअली में पर्पस क्या है इसके पीछे? भाई इसके पीछे ना कई सारे कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तो यार चाइनीज़ मार्केट का ग्रोथ रेट अब स्लो डाउन हो गया है, तो वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स या पैसे कमाना मुश्किल हो गया है। पर इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, सबको मोटा भाई ने इंटरनेट दे ही दिया है और ये वन ऑफ द लास्ट बिग मार्केट्स हैं जिनको टेक ओवर किया जा सकता है। तो चाइना ने बोला कि भैया अगर इधर ही पैसा है तो हम भी दौड़ दौड़ के आएंगे यहाँ पर। दूसरा रीज़न ये है कि जो चाइना का मार्केट है ना वो काफ़ी सिमिलर है इंडिया के मार्केट से। तो मतलब जो चाइना के मार्केट में लास्ट 10 ईयर में हुआ है वो अभी इंडिया के मार्केट में हो रहा है। तो ये जो चाइनीज़ कंपनीज और वीसी फर्म ने बोला कि यार हमें तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम जाके ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका सिमिलर बिजनेस मॉडल है, हम अपनी लर्निंग्स भी शेयर करेंगे, उनको स्केल अप करने में मदद करेंगे। तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यार ये सेम चीज़ हमने 10 साल पहले करी हुई है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। फिर जो तीसरा रीज़न है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शुरुआत में जो अलीबाबा, टेंसेंट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, पर उससे हुआ क्या कि यार वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगे, लोगों को पता चलने लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और हमेशा यार इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे स्नैपडील ये सब हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, उतना रिटर्न नहीं आया। तो चाइनीज़ वीसी फर्म्स ने डिसाइड किया कि यार हम एक काम करेंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अर्ली स्टेज कंपनीज में, तो इससे हमारे पे ज़्यादा लाइमलाइट भी नहीं आएगा और जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करने लगेगी, मार्केट शेयर गेन करने लगेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे और मार्केट शेयर गेन करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करेंगे तो रिस्क भी कम होगा और सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस भी होंगे। तो ये निंजा टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। उसके बाद जो चौथा रीज़न है जिसके वजह से चाइना इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये है कि यार एक्चुअली में जो चाइनीज़ कंपनीज है ना वो यूएस टेक कंपनीज के साथ कम्पीट करते हैं। आपको पता है यार अलीबाबा, टेंसेंट, इन सब का $500 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब का $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेसबुक का $500 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यार यूएस मार्केट में ये चाइनीज़ कंपनीज कॉन्कर नहीं कर पा रही हैं, चाइनीज़ मार्केट में ये यूएस कंपनीज एंटर नहीं कर पा रही हैं। तो इनको अगर ग्लोबल कंपनीज बनना है और ग्लोबल लीडर्स बनना है तो इनको ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला मार्केट है इंडिया, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होने लगी, क्योंकि जो इंडियन मार्केट जीत गया ना उनको एक खतरनाक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है। तो अगर आप ई कॉमर्स सेक्टर देखेंगे, अमेजॉन, वॉलमार्ट आए हुए हैं यूएस से और इंडिया में स्नैपडील और पेटीएम मॉल के थ्रू अलीबाबा आया हुआ है। वैसे अगर आप मैसेजिंग में देखेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक आया हुआ है और हाइक के थ्रू टेंसेंट आया हुआ है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैब हेलिंग में ऊबर आया हुआ है और दीदी चुक्सिंग ने ओला में इन्वेस्ट किया है। तो हर एक सेक्टर में आप देखेंगे एक चाइनीज़ बैक्ड कंपनी होगी और एक यूएस या सॉफ्ट बैंक या प्रोसियस वेंचर्स बैक्ड कंपनी होगी। तो इनका जो कॉम्पिटिशन ग्राउंड है वो इंडिया है, तो इसलिए सारी कंपनीज अपनी जान लगा दे रही है इंडिया में। पांचवा रीज़न ये है कि यार चाइनीज़ कंपनीज हैं, जैसे उन्होंने अपने होम मार्केट में अपना इकोसिस्टम बनाया, वैसे सिमिलर इकोसिस्टम वो इंडिया में बनाना चाहते हैं। तो उनको शुरुआत में पता चल गया कि यार वो इंडिया में आके कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार उनके पास वो लोकल नॉलेज नहीं है, प्लस चाइनीज़ कंपनी को अपना ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो टेंसेंट ने वीचैट इंडिया में लेके आया, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कि यार हम इंडियन कंपनीज़ को ही बैक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यार अलीबाबा ने पेटीएम के थ्रू इकोसिस्टम बना रहे हैं। जो छठा रीज़न जिसकी वजह से चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि यार धीरे धीरे यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक रहे हैं। जैसे आपको पता है कि यार अभी रिसेंटली यूएस ने हुआवे पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ऐसे कई सारे एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ भी उनको रोक रही है, क्योंकि यार उनको ये चाइनीज़ कंपनी से प्रॉब्लम है
क्या प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। पर जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि यार यूएस हो या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी है। तो ये जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को रोक के भी वो ठीक ठाक रेट से ग्रो कर सकते हैं। पर इंडिया की ये सिचुएशन है नहीं, क्योंकि इंडिया को अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना है और उनको काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत है। तो इसलिए चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा हो जाता है और इंडियन कंपनीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि भैया ये इंडियन कंपनीज सिर्फ चाइना से ही क्यों पैसे उठाती हैं, दुनिया में और कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं क्या सिर्फ चाइना से ही पैसे उठाने पड़ते हैं? तो यार पहले तो आप देखोगे यार जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को ना काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसा जहाँ से इंडियन स्टार्टअप्स को मिल रहा है वो फंडिंग उठा रहे हैं, क्योंकि यार पहले सर्वाइव करके ग्रो करना ज़रूरी है। तो यार वो चाहे चाइना से मिले या जापान की सॉफ्ट बैंक से मिले या यूएस की टाइगर ग्लोबल या सिक्योर कैपिटल से मिले या साउथ अफ्रीका की प्रोसियोस वेंचर से मिले। तो दूसरे जो इंडियन इन्वेस्टर्स है ना, वो यूजुअली क्या है कि यार जो अमीर लोग हैं वो अपने वेल्थ मैनेजमेंट ऑफिसेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यार वो डायरेक्टली $100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स है ना कई सालों तक लॉसेस में रहते हैं। तो इतना ज़्यादा जो इंडियन बिजनेसमैन है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये स्टार्टअप्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उठानी पड़ती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यार इंडियन स्टार्टअप्स में इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब तो ना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर इतने सारे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डेटा सिक्योरिटी। तो जैसे कि आपको पता है कि यार चाइनीज़ गवर्नमेंट इन सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज के थ्रू अपने सिटीजन्स को मॉनिटर करती है, क्या वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, क्या वो डेटा एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो यार जब इंडियन कंपनीज बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनीज से इन्वेस्टमेंट लेती है तो होता क्या कि ये जो चाइनीज़ कंपनीज ने ऑलरेडी काफ़ी सारे सोल्यूशंस निकाले होते हैं। तो अलीबाबा का अपना क्लाउड भी है और भी काफ़ी सारे सब्सिडरीज हैं। तो जब इंडियन कंपनीज को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये चाइनीज़ कंपनीज बोलती है कि हमारा सोल्यूशन यूज़ कर लो, हमने तो ऑलरेडी सोल्यूशंस बनाया हुआ है, और क्योंकि इन्होंने पैसा डाला भी हुआ है तो ये इंडियन कंपनीज उनके सोल्यूशन यूज़ कर लेती हैं। पर एक्चुअली में होता क्या कि यार ये जो इंडिया का जो डेटा है ना वो फिर उनके सर्वर्स में जाता है और उससे चाइनीज़ गवर्नमेंट फिर इंडियंस को मॉनिटर कर सकती है, और इससे एक डेटा और प्राइवेसी प्रॉब्लम तो होता ही है, एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यार ये जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोपेगेंडा, सेंसरशिप, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे इंडियन कंपनीज को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि यार चाइनीज़ सिटीजन्स क्या देखते हैं वो उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो ये टेक कंपनीज़ के थ्रू डिसाइड करती हैं। और ऐसा नहीं है कि यार ये टेक कंपनीज़ अपने प्लेटफॉर्म में कुछ भी दिखा सकती हैं, जैसे गूगल में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो वैसा आप ये अलीबाबा, टेंसेंट या बायदू में नहीं सर्च कर सकते। इसीलिए आप देखोगे कि यार गूगल, फेसबुक चाइना में नहीं चलते। तो होता क्या है कि यार जब चाइनीज़ कंपनीज ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया में, वो डिसाइड कर सकते हैं कि यार क्या चीज़ को सेंसर करना है, क्या चीज़ को सेंसर नहीं करना है, क्या चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगानी है, क्या चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। तो इससे यार वो जो अपना प्रोपेगेंडा है या जो उनकी थिंकिंग है उससे वो इंडियन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उससे हमारी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी और हम वो सोचने लगेंगे जो चाइना की गवर्नमेंट चाहती है, जिससे कि यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का वो ये है कि यार ये जो कंपनियां इतना इन्वेस्ट कर रही हैं वो धीरे धीरे ना प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने लगेंगी। अगर अलीबाबा ने जोमेटो, पेटीएम इन सब में इन्वेस्ट कर दिया, वो डिसाइड कर सकती हैं कि यार पेटीएम को कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, जोमेटो को कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, और अगर कोई नई कंपनीज आ रही हैं उनको रिसोर्सेज ना देख के उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यार फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होगा, वही सारी मेन कंपनीज को कंट्रोल करेंगी और नई इनोवेटिव कंपनीज आ नहीं पाएगी। तो इससे यार जो हमारी डेवलपमेंट की स्पीड है, जो इनोवेशन की स्पीड है ना, वो काफ़ी हद तक रुक सकती है। अगर आप देखेंगे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन ये फ्री कंपनीज है, और जब भी ये प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने जाती है ना तो यूएस की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। पर ये जो चाइनीज़ कंपनीज में ना इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगता नहीं है, तो इसका ये एडवांटेज उठाती है और फिर दूसरी नई कंपनीज का आना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यार ये तो हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, पर ऐसा नहीं है कि यार सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं, एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं, क्योंकि इतना सारा जो चाइनीज़ कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गए, इतने सारे यूनिकॉर्न्स बन गए, इतने सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इतना हमारा इकॉनमी ग्रो हो रहा है। तो इसके पीछे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स का भी काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि आप देख ही सकते हो यार 31 में अगर 18 यूनिकॉर्न्स में चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनकी नॉलेज का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसके लिए मैं बोलूँगा कि यार सीधा बैन करना तो एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यार इतनी जगह इतने डिफरेंट तरीक़ों से इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, आपको पता लगाना बहुत मुश्किल है। और हर चीज़ अगर बैन कर दोगे तो एक्चुअली चलोगे कैसे? स्विगी, जोमेटो बैन कर दोगे तो यार खाना ऑर्डर कहाँ से करोगे? उन चीज़ों का भी तो एडवांटेज देखो। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट भी कर रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, चाइना के सेंट्रल बैंक ने HDFC में 1% स्टेक खरीद लिया, तो उसके
बाद गवर्नमेंट ने FDI रूल्स चेंज कर दिए ताकि यार अभी क्योंकि हमारी इकॉनमी थोड़ी डाउन है उसका फ़ायदा चाइना ना उठाए। तो अगर कोई भी कंट्री जिनका लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ है उनको इंडियन कंपनीज़ में FDI के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात किया ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि यार चाइना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। ऐसा नहीं हो कि 4 साल पता चले कि यार इंपॉर्टेंट कंपनीज़ में 20-30% चाइना ने सही टाइम में इन्वेस्ट करके ले लिया है। तो ये सही इनिशिएटिव लिया है, पर इसके अलावा भी गवर्नमेंट को और कई इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। पहला तो यार एक ओवरऑल रिकॉर्ड रहना चाहिए कि यार चाइना कहाँ कहाँ से किस किस वे में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी प्राइवेट कंपनीज़ कितना इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, पब्लिक कंपनीज़ कितना इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि यार पब्लिक कंपनीज़ अगर इन्वेस्ट करती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को खुद हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ओनरशिप इंडिया में ही रहे। आप देखेंगे कि यार सिंगापुर गवर्नमेंट भी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं इंडिया में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकती है, उनको भी करना चाहिए। इसके अलावा उनको इंडिया में टैक्स लॉज ईजी करने चाहिए ताकि जो बाहर के और फॉरेन इन्वेस्टर्स हो उनको भी कॉन्फिडेंस हो यार इंडिया में इन्वेस्ट करने को, चाहे वो US के इन्वेस्टर्स हो या यूरोप के इन्वेस्टर्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यार हर साल आप बिल्कुल टैक्स लॉज चेंज कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स भी डर जाए कि यार मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा आधे पैसे का टैक्स देना पड़ जाए तो फ़ायदा नहीं है। तो टैक्स लॉज को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, प्लस स्टार्टअप्स को पैसों के अलावा और बेनिफिट्स देना चाहिए कि यार ऑफिस स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में डिस्काउंट्स देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में खोलें और रजिस्टर भी इंडिया में कराएं। आप देखेंगे कि यार फ्लिपकार्ट सिंगापुर में रजिस्टर्ड है क्योंकि यार इंडिया के टैक्स लॉज इतने मुश्किल हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। प्लस हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहिए ताकि हर एक स्टेट की अपनी भी इकॉनमी ग्रो हो, क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू तो ज़्यादा इकॉनमी बढ़ेगी नहीं, तो ये स्टार्टअप्स बिजनेस के थ्रू ही इकॉनमी हमारी बढ़ सकती है। तो इसलिए हर एक स्टेट को अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई में ही स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हो। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। बैन करना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हमको हमारे स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए ताकि ये बाहर के स्टार्टअप्स का कम्पीट भी कर पाए और उनको बाहर का ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप देखेंगे कि यार जैसे ओयो, ओला, पेटीएम ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज बन रहे हैं, अब ये खुद इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लग गई हैं, तो इससे ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होगा ही। तो आगे जो जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स और बिजनेस और फाउंडर्स का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो ये एक फ़ायदे वाली बात हो सकती है। तो दोस्तों ये थी एक केस स्टडी जिसमें मैंने आपको बताया कि यार कितनी ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।